भारत और चीन के बीच कोई भी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये उच्च स्तरीय संवाद हो तो निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। ब्राज़ील में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात जो है इसी नज़रिए से देखी जा रही है। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान फिर से शुरू करने पर भी बात की गई है। नदियों का डेटा साझा करने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और एससीओ ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, जो कि एडिटर नेशनल अफेयर्स हैं। केम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई भी संवाद हो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। कैलाश मानसरोवर इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। क्या क्या बातचीत हुई और इसको कितना मजबूत माना जाए, यानी अगले चरण में हम जाएंगे? वांग यी और जो जयशंकर की मुलाकात हुई है, इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए क्योंकि जब अभी पीछे प्रधानमंत्री मोदी की जब ब्रिक्स के बैठक में मुलाकात हुई थी जिनपिंग से, तो उसमें ये तय किया गया था कि हम डेप्सांग और पैंगोंग जो वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ है दोनों सेना के बीच में, उसको डीएस्केलेट करेंगे। उसको डीएस्केलेट करने में करीब 10 दिन का समय लगा। दोनों सेनाएं जो हैं वो पीछे चली गई। अब बात रही कैलाश मानसरोवर की। ये बेसिकली दोनों के बीच में इतनी तनातनी का माहौल था कि कैलाश मानसरोवर की चर्चा कोई करता नहीं था। और कैलाश मानसरोवर की चर्चा करने के लिए और वहाँ से उस रास्ते से जाने के लिए अभी भारत को थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है उसके बनने में करीब करीब अब से 1 से 1.5 साल का और समय लगेगा। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो, क्योंकि चीन के कुछ हिस्से से हो के हम जाते हैं, तो उस पर बातचीत हुई है। और जाहिर सी बात है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइम मिनिस्टर की जिनपिंग से बात हो रही थी तो उसमें ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि 2020 से पहले के नॉर्मलेंसी पर वापस हो। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको और सरल करना चाहते हैं। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ और भारत एक्सप्रेस बार बार कहता है कि दो शक्तिशाली राष्ट्र कभी लड़ता नहीं है, वो बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालना चाहता है। और उसी के प्रयास में हमारे दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। सीधी उड़ान की भी बात हुई है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान की पर चर्चा होना ये अपने आप में बताता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गतिरोध है। इस पे गतिरोध इसलिए है कि जब ये गतिरोध उस समय से शुरू हो गया था जब हमारा डेप्सांग और पैंगोंग में, उसके बाद जो हमारी झील पे जिन्होंने कब्जा करने की बात की थी और जो हमारी सेनाओं के साथ उनमें उनकी भी सेना मारी गई थी, हमारी सेना के भी कुछ लोग हताहत हुए थे। उसके बाद कोविड का हुआ तो बड़े सारे फ्लाइट्स जो है उनको रोक दिया गया था। रोकने के बाद उस पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन था। भारत ये नहीं चाहता था कि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि अगर आप यातायात को सुगम कर देंगे तो बिजनेस तो उनका हो ही जाएगा। तो जिस तरीके से नकेल भारत ने कसा है, तो इसमें ये आप मान लेना चाहिए कि भारत की नैतिक जीत है, कूटनीतिक जीत है और राजनीतिक जीत है। जैसे चीन जैसे चट्टान को अगर इन्होंने पिघला दिया तो इसका मतलब यही है कि भारत जो है बहुत मजबूती से खड़ा है। केम, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है नदियों का डेटा। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र का एक बड़ा हिस्सा उधर आता है। ये भी माना जाता है कि चीन चाहे और जिस तरह के वो प्रयोग करता है वो बड़ी तबाही ला सकता है। तो ये नदियों के डेटा से क्या तात्पर्य है? नदियों के डेटा से ये तात्पर्य है कि जो हमारी एक संधि है उसमें एक निश्चित मात्रा में, हम कहें निश्चित मात्रा में ही आप जल छोड़ सकते हैं। तो जब हमें पीने की पानी की ज़रूरत होती है तो चीन पानी छोड़ता नहीं है, लेकिन जब नेपाल और उनके बॉर्डर पे जब पानी बहुत बारिश होती है तो ब्रह्मपुत्रा के जरिए पानी छोड़ते हैं और हमारे पूरे असम और आसपास के इलाकों में तबाही मचा देते हैं। तो उस पर डाटा शेयरिंग की बात इसलिए की जा रही है कि डेटा शेयरिंग करके अगर हमें कहीं बांध बनाने की ज़रूरत है या फिर अगर हमें कहीं वाटर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, जो चैनलाइजेशन ऑफ रिवर की जो बात अटल बिहारी वाजपेयी कभी किया करते थे, तो उसी दिशा में इसको माना जा रहा है कि आप डाटा शेयर करेंगे। क्योंकि ये चीन, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम कोई बांध बना दें, अगर थोड़ा सा हिस्सा चीन के हिस्से में चला गया तो ये किसी भी दिन डिमोलिश कर देगा या फिर वहां से तनातनी शुरू हो जाएगी। तो ये डेटा मांग के भारत अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है और दोनों हम सावधान रहे तो दोनों के लिए बेहतर रहेगा। केम, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण दौरा और मुलाकात है जिस पर सभी की निगाहें हैं। और जब मिलेंगे दो यार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक गहरा जुड़ाव देखने को मिला है। और
खासतौर पर तब जबकि यूक्रेन की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं और वहां पर उनका वार्म वेलकम किया जाता है और उनकी मध्यस्थता को लेकर दोनों ही देश तैयार दिखते हैं। भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे। पुतिन के दौरे की तारीख का जल्द ही ऐलान हो सकता है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें न्योता दिया था और पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में जानकारी दी है। तो भारत के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन का आना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले हैं। वैसे देखा जाए तो रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है, हमारे और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो दुनिया अलग अलग ध्रुवों पर दिखाई देती है। चीन और रूस के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी हमारी गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। Our leaders are exchanging visits. So, and of course, after two visits of Prime Minister Modi to Russia, now we have a visit of President Putin to India. So we're looking forward for it. We'll start very precise preparations for the visit. कृष्ण मोहन शर्मा जो कि एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। केम, ये एक और दौरा होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सभी के जहन में ये होगा, जैसे हम चाइना पर बात कर रहे थे, रशिया के साथ कौन सी ऐसी बातें हैं और व्लादिमीर पुतिन के यहाँ आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा? देखिए प्रवीण जी, कोई भी राष्ट्र जो विकसित है या जो विकासशील है वो युद्ध नहीं चाहता है। बार बार जो MEA के ब्रीफिंग में मैं जाता हूं तो उनके जो फॉरेन सेक्रेटरीज या जो तमाम लोग हैं उससे जो नोशन मिलता है वो यही मिलता है कि शक्तिशाली लोग कभी युद्ध नहीं करते। तो रसिया एक तरीके से युद्ध में है, उसको आप एक्टिव वार कहिए या पैसिव वार कीजिए। यूक्रेन के साथ वो पिछले लगभग 2 साल से युद्ध कर रहा है। दोनों देशों में तबाही है। अब जब अमेरिका में पूरी सल्तनत बदल गई है, जाहिर सी बात है कि जो रिश्ते उनके बाइडेन से थे वो रिश्ते जो हैं वो ट्रंप से नहीं है। ट्रंप का नज़रिया बिल्कुल अलग है। ट्रंप मीन्स बिजनेस। तो उसमें ये देखते हैं कि अगर भारत को हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप को कोई न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में कोई नेता पूरे विश्व में है तो वो खराब स्थिति होने के संदर्भ में तो वो नरेंद्र मोदी ही उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को न्यूट्रलाइज करना जिनपिंग के बूते की बात नहीं है और ना ही व्लादिमीर पुतिन के बूते की बात है। तो चूंकि ट्रंप और मोदी के रिश्ते इतने अच्छे रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकाल के बातचीत हो सकती है। तो व्लादिमीर पुतिन इसलिए भारत आ रहे हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध समाप्त हो, तो शायद उसमें हो सकता है कि भारत मध्यस्थता करने की बात पहले से भी कर रहा है। अमेरिका भी तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते हैं। उनके देश की स्थिति भी बहुत ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बेरोज़गारी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के जो दौरा है उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि विश्व में शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें कि ग्लोबल पावर की बात करें तो अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हैं, चीन से हमारे संबंध हाल के दिनों में बहुत अच्छे हो गए हैं और रूस से हमारे संबंध पहले से अच्छे थे। तो एक जो 4 सुपर पावर हैं, अगर ये 4 ग्रिड बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल डेवलपमेंट की बात होगी। चीन और रशिया दोनों, ये ट्रंप का आना और ये मुलाकातें होना ये एक इत्तेफाक है या आपको लगता है कि इसी समय का इंतजार हो रहा था? दरअसल किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे ट्रंप चुनाव जीत के आ जाएंगे। लोगों को ये लग रहा था कि कमला हैरिस की या जो बाइडेन की सरकार है वो रिपीट होगी और उस रिपीट होने के बाद जो उनकी युद्ध की नीति है उसमें नाटो और जो तमाम चीज़ें हैं उसमें यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन आने के साथ ही जिस तरीके से ट्रंप ने एक नोशन दिया कि डायरेक्ट एस्केलेशन लोग बंद करें, तो वो मैसेज व्लादिमीर पुतिन के लिए भी था, वो मैसेज जो है वो जेलेंस्की के लिए भी था। तो रूस ये नहीं चाहता है कि ऐसी कोई किरकिरी हो कि अमेरिका कुछ ऐसा सपोर्ट कर दे या एक तरीके से वो एक्टिव वार में आ जाए जेलेंस्की के साथ। तो ऐसी स्थिति में रूस महाशक्ति है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति भी नहीं है कि वो अमेरिका से डायरेक्टली फाइट कर ले। तो ऐसे में लोग कोई भी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ और जो हमारे तमाम विदेश नीति के विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई भी जो महाशक्ति है वो किसी से युद्ध नहीं करना चाहता। दरअसल जो लड़ाइयाँ होती हैं वो छोटे छोटे देशों में होती हैं। बड़े देश के लोग जो विकसित हैं या विकासशील हैं वो लड़ना नहीं चाहते, वो बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। हम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।